Hello and welcome to everyone present here. As students, today we will study about a very important chapter of economics and the name of the chapter is the story of village Palampur. तो सबसे पहले you will get amazed that we are going to study economics and here it is written the story of village Palampur. पढ़ने जा रहे हैं economics और यहाँ दी हुई गांव की कहानी. I will clarify you about this. But first of all, let me clarify you one thing that the narration is partly based on a research by Gilbert Attine of a village in Bulandshahr district in western Uttar Pradesh. Actually, there is no village named Palampur in reality. It is a hypothetical village. पालमपुर नाम का कोई गांव नहीं है, ये एक काल्पनिक गांव है. But narration made in this chapter, part of it is based on a research done by Gilbert Attine. He was an ex-scholar and he had done case study on a village which was situated in western Uttar Pradesh in district Bulandshahr. So the real thing is that India is the villages of country of villages. भारत गाँव का देश है and we want to know about the production activity in the village. We want to know how the population lives in the villages and do various kinds of production activity. So if we will just take example of any village, we can understand the whole of India very easily. तो अगर हम किसी एक गांव के बारे में प्रोडक्शन एक्टिविटी को समझ लें तो फिर हमें पूरे भारत के तस्वीर भारत के हर गांव की तस्वीर हमारे सामने आ जाएगी. सो इसीलिए एक ये काल्पनिक गांव पालमपुर के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ स्टोरी जो होगी वो प्रोडक्शन से संबंधित होगी. अब प्रोडक्शन क्या है और इससे संबंधित और इकोनॉमिक्स में उसका क्या मतलब है, क्या संबंध है, वो हम लोग देखते हैं. सबसे पहले इकोनॉमिक्स की एक थोड़ी सी छोटी सी परिभाषा हम लोग समझ लें. इट इज़ फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू स्टडी इकोनॉमिक्स, सो आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस. Economics is a social science concerned with the production, distribution and consumptions of goods and services along with transfer of wealth. तो देखिए इकोनॉमिक्स जो है अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, अर्थ की व्यवस्था मतलब धन की व्यवस्था. इकोनॉमिक्स एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है. कैसी व्यवस्था है? धन की व्यवस्था है. तो धन की व्यवस्था है मतलब फ्लो ऑफ मनी होता है इसमें. लेकिन आज हम लोग जो भी चीज़ अपना यूज करते हैं इसका कहीं ना कहीं प्रोडक्शन होता है, चाहे खाने के लिए अन्न यूज करें या पहनने के लिए वस्त्र यूज करें. जो भी हम उपभोग करते हैं या पढ़ने के लिए हम स्कूल जाएं, वहाँ भी एक प्रोडक्शन हो रहा है, वो सर्विस है. हॉस्पिटल में हम जाते हैं, वो भी एक सर्विस है, वो भी प्रोडक्शन है. तो आज के डेट में जो भी चीज़ हम यूज करते हैं उसका कहीं ना कहीं प्रोडक्शन होता है. तो प्रोडक्शन होता है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब जहाँ प्रोडक्शन होता है वो वहीं नहीं रह जाता है, हर जगह वो पहुंचता है, हर लोगों के पास पहुंचता है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. और फिर लोग उसका यूज करते हैं, कंजम्पशन करते हैं. फिर जब वो चीज़ समाप्त हो जाती है फिर नया प्रोडक्शन होता है, मतलब अन्न खत्म हो गया फिर अगले साल अन्न उपज होती है, कार बनती है अगले साल फिर नई कार बनती है, तो वस्त्र अगले साल फिर नए गारमेंट्स तैयार होते हैं. तो हर जगह प्रोडक्शन होता है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कंजम्पशन होता है. लेकिन ये ऐसे ही नहीं होता है, इसके साथ साथ फ्लो ऑफ मनी भी होता है, धन का भी प्रवाह होता है. मतलब मनी के सहारे ही प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन. मतलब कि मनी इसमें यूज नहीं किया जाता है, मतलब प्रोडक्शन करते हैं उनका भी ध्येय रहता है मनी कमाना, डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मतलब वो भी ट्रांसपोर्टेशन में मनी का यूज होता है, और कंजम्पशन जो होता है हम लोग खरीदते हैं वहाँ भी मनी का यूज होता है. और जो गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो किसी भी देश के अंदर, किसी भी समाज के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंजम्पशन होता है, उसका आधार मनी होता है. मनी के सहारे ये सब होता है. तो इसीलिए इसको फ्लो ऑफ ट्रांसफर ऑफ वेल्थ भी कहते हैं. तो इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस सब्जेक्ट वेयर वी स्टडी अबाउट अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन अलॉन्ग विथ ट्रांसफर ऑफ वेल्थ. तो अभी बस इतना ही रहने देते हैं कि मतलब इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी और कंजम्पशन एक्टिविटी होती है, और इसके पीछे जो कारण है वो मनी का फ्लो है. मतलब लोग चैरिटी वर्क या सेवा भाव से ये सब काम नहीं करते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, कोई भी एक्टिविटीज़ करके आप पैसा कमाते हो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं. और इकोनॉमिक्स में हम लोग इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ के भी बारे में पढ़ेंगे. तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन अलॉन्ग विद ट्रांसफर ऑफ मनी और वेल्थ इज नोन एज इकोनॉमिक्स, और अर्थशास्त्र हिंदी में इसे कहते हैं. तो वी कम टू नो दैट प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन इकोनॉमिक्स. सो लेट अस सी हियर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. We are studying about this village to develop the basic concepts regarding important economic activity production. तो हम लोग यहाँ पर इस गांव के बारे में इसलिए पढ़ने जा रहे हैं कि हमें
प्रोडक्शन को समझना है कि कहीं भी प्रोडक्शन आखिर किस तरह से होता है और प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर जरूरी है। प्रोडक्शन 3 जगहों पर होता है, या तो प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर डायरेक्ट नेचर से इंटरेक्शन करके होता है, चाहे खेतों में हो, चाहे माइनिंग्स में हो, चाहे मतलब आपका फॉरेस्ट में हो। और सेकेंडरी सेक्टर होता है जहाँ पर मैन्यू इंडस्ट्री होते हैं। और तीसरा सर्विस सेक्टर होता है जहाँ पर लोग केवल सर्विस देते हैं, सामान का उत्पादन नहीं होता है, वहाँ पर सर्विस का प्रोडक्शन होता है। जैसे डॉक्टर का काम सर्विस देना है, इंजीनियर का काम सर्विस देना है, टीचर का काम सर्विस देना है, ट्रांसपोर्टेशन ड्राइवर सर्विस देते हैं। तो मतलब वहाँ कोई चीज़ें नहीं बनती हैं, वहाँ सर्विस का प्रोडक्शन होता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों जगह प्रोडक्शन होता है, लेकिन प्रोडक्शन अपने आप नहीं होता है, उसके पीछे कुछ रीजन्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जिस पर प्रोडक्शन निर्भर करता है। कहीं प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कम होगा, कैसे होगा, इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो वही हम पहले पढ़ेंगे, फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। Farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. तो गांव में हम लोग जानते हैं कि फार्मिंग जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होता है, और हम लोग इस चैप्टर में फार्मिंग सेक्टर में प्रोडक्शन कैसे होता है उसको समझेंगे। लेकिन फार्मिंग में प्रोडक्शन का एक्टिविटी किस किस फैक्टर पर किस तरह से होता है उसको जानने से पहले हम प्रोडक्शन का एक्टिविटी समझ लें, प्रोडक्शन का फैक्टर समझ लें। उसके बाद फिर फार्मिंग में किस तरह से प्रोडक्शन के फैक्टर अपना सहयोग करते हैं, किस तरह से उसका रोल होता है, वो हम देखेंगे। तो इसीलिए गांव का एग्जाम्पल लिया गया है कि मेनली वहाँ फार्मिंग एक्टिविटी होता है और ये प्राइमरी सेक्टर है। तो इंडिया के जीडीपी में मतलब फार्मिंग का अभी तो रोल बहुत कम है, 18% तक है, लेकिन फिर भी हमें प्रोडक्शन का ये एक बहुत मेजर सेक्टर है, इसलिए जानना है। तो एज यूजुअल एज लाइक इन डिफरेंट विलेजेस, फार्मिंग इज आल्सो अ मेन एक्टिविटी इन विलेज पालमपुर। लेकिन 70% लोग यहाँ फार्मिंग करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी लोग कुछ कामों में लगे हुए हैं, जैसे कि छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग्स में उद्योग धंधे भी करते हैं, डेयरी फार्म भी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी लगे हुए हैं। और ट्रांसपोर्टेशन में सेवा मतलब जीप वगैरह चलाना, इस तरह से ऑटो चलाना, उसमें भी अपना एक्टिविटी करते हैं। लेकिन मेन एक्टिविटी यहाँ पर फार्मिंग है। These production activity needs various types of resources. देखिए प्रोडक्शन करने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आप प्रोडक्शन आप हवा में नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। खेती करना है तो उसके लिए ज़मीन चाहिए, मिट्टी चाहिए, तभी खेती होगा। अगर आपको फैक्ट्री लगाना है, वहाँ प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए भी ज़मीन चाहिए। तो नेचुरल रिसोर्स चाहिए पहले। दूसरा मैन मेड आइटम्स, अब खेती करना है तो फिर उसके बाद उस खेती में प्लाइंग के लिए, थ्रेशिंग के लिए मशीन चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए। उसके बाद ह्यूमन एफर्ट्स, अब मतलब आपका नेचुरल रिसोर्स भी हो गया, ज़मीन भी मिल गया, मैन मेड आइटम भी मिल गया, लेकिन अब उसमें अब लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी। बिना लेबर के प्रयास से वहाँ प्रोडक्शन होगा नहीं। और फिर अंत में मनी, पूंजी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 3-4 चीज़ मिलकर फूड प्रोडक्शन का काम होता है। इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा विलेज के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया। इस पर कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, केवल विलेज का पिक्चर हमें मिलना है मेनली। तो वी हैव टू स्टडी अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड हाउ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्ले रोल इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड दैट इज विल बी डिस्कस विद द हेल्प ऑफ फार्मिंग इन विलेज पालमपुर। The village has about 450 families belonging to several different caste. तो किसी भी गांव में जिस तरह से अमूमन डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे कास्ट के लोग हैं। द 80% कास्ट फैमिली ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। देयर हाउसेज ऑफ मोस्ट ऑफ देम आर मेड ऑफ bricks and cements, and some lower caste people also live, 1/3 population of socially economically backward class people, that is called SC, and they also live in one side of the village. तो ये गांव में भी टोटल फैमिली जो है 450 है, और इसमें 80% जो है अपर कास्ट के लोग हैं, और 1/3 पॉपुलेशन जो है वो लोअर कास्ट की भी है, जो कि उनकी मड हाउसेज हैं अभी। और इसे तो गवर्नमेंट इनका सब पक्का हाउस बनवा रही है। और विलेज में कुछ जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं उनका पक्का सीमेंट और ब्रिक्स का घर बना हुआ है, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। Palampur is well developed and connected with neighboring villages and towns like रायगंज एंड शाहपुर। तो पालमपुर भी गांव है, वो बहुत रिमोट में नहीं है, वो आसपास के टाउन से जुड़ा हुआ है, आसपास के शहरों से जुड़ा हुआ है, सड़कें भी अच्छी तरह से बनी हुई है। नज़दीकी शहर रायगंज है और शाहपुर है। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इज इमेजनरी दैट विल अलाउ अस टू नो अबाउट फार्मिंग वेल। तो ये एक काल्पनिक गांव है, और काल्पनिक गांव के सहारे हम लोग भारत में फार्मिंग एक्टिविटी का प्रोडक्शन किस तरह से होता है वो हम समझेंगे।
किसी भी गांव में दो तरह के कार्य होते हैं, फर्स्ट है फार्मिंग एक्टिविटीज एंड सेकंड नर फार्मिंग एक्टिविटीज। तो पहला मेनली जो मेजर काम होता है फार्मिंग एक्टिविटीज होता है, और छोटे और बहुत कम मात्रा में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होता है। फार्मिंग एक्टिविटीज इंक्लूड टिलिंग ऑल द सॉइल, सोइंग ऑफ द सीड्स, देन कटिंग द क्रॉप्स एंड सेलिंग इन द मार्केट। तो फार्मिंग एक्टिविटी में मिट्टी की जुताई से लेकर फसल की बुआई तक और उसके बाद कटाई तक सारे एक्टिविटीज आते हैं, तो ये फार्मिंग एक्टिविटी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, आखिर प्रोडक्शन होता कैसे है, हमारा यही मेन मकसद था समझना इस चैप्टर में। तो हाउ द प्रोडक्शन इज अकम्प्लिश्ड एनीवेयर। अभी हम लोग यहाँ समझेंगे कि कहीं भी अगर हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तो वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। किसी भी तरह के प्रोडक्शन के लिए द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले जमीन चाहिए। कोई भी आप सेटअप खड़ा करेंगे, चाहे खेती करेंगे तो ज़मीन पर करेंगे, माइनिंग करेंगे तो ज़मीन पर करेंगे, कोई भी काम आपको या फैक्ट्री खड़ा करेंगे तो ज़मीन पर करेंगे, तो ज़मीन तो सबसे बड़ी ज़रूरी है। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। सेकेंड जो है एक्टिव प्रोडक्शन एक्टिविटी में श्रम की ज़रूरत पड़ती है, और श्रम के काम करने के लिए आपको लेबर चाहिए। तो लेबर मतलब श्रम, उसमें आपको अब वो काम लेबर कर सकते हैं। तीसरा है द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल, मतलब आपका भौतिक पूंजी इसको कहते हैं। तो ये तीन तरह के हैं, लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी होती है। तो भौतिक पूंजी तीन तरह की है। फिक्स्ड कैपिटल, पहला है अस्थाई पूंजी जो परमानेंट है, दूसरा है वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी जो मतलब आ रही है जा रही है, और तीसरा है ह्यूमन कैपिटल माने मानव पूंजी। तो एक तरह से हम आते हैं ये इस नतीजे पर कि वेन एवर देयर इज नीड टू मेक अ प्रोडक्शन एनीवेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नीड ऑफ लैंड, सेकेंड इज नीड ऑफ लेबर, मजदूर की जरूरत पड़ेगी, थर्ड नीड ऑफ कैपिटल, एंड दिस इज कॉल्ड फिजिकल कैपिटल, भौतिक पूंजी। एंड इट हैज थ्री कैटेगरीज, फिक्स्ड कैपिटल माने अस्थाई पूंजी जिसमें मशीन वगैरह आते हैं, और सेकेंड वर्किंग कैपिटल जिसमें कि रॉ मटेरियल्स एंड मनी आता है, और तीसरा है ह्यूमन कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप, मतलब अगर लैंड भी हो जाए, लेबर भी हो जाए, और फिक्स कैपिटल भी हो जाए, वर्किंग कैपिटल भी हो जाए, लेकिन सब अपने जगह चुपचाप पड़ा रहे तो प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। देयर इज नीड ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, एक उद्योगपति की जरूरत पड़ती है जो सबको एक जगह अरेंज करे और प्रोडक्शन एक्टिविटी को स्टार्ट करे। तो दीज आर द फोर फैक्टर्स ऑफ mainly three factors. Human capital is still included in the physical capital, but three factors are there: land, labor and physical capital. Physical capital has three subcategories: fixed capital, working capital and human capital. Let us see land. Land is the first requirement for any types of production, and it includes natural resources as water, forest and mineral. तो लैंड पर वाटर है, मछली पालन भी कीजिएगा तो वहाँ भी आपका वाटर हवा में नहीं रहेगा, जमीन पर ही रहेगा। फॉरेस्ट से प्रोडक्शन कीजिएगा तो वहाँ भी आपका मतलब फॉरेस्ट की जरूरत है, जमीन पर रहेगा। मिनरल्स माइनिंग एक्टिविटी प्रोडक्शन कीजिएगा तो वहाँ भी वो जमीन पर रहेगा, और खेती तो एक्चुअली लैंड पर होता ही है। तो लैंड इज द फर्स्ट फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। सेकेंड, लेबर. सम एक्टिविटीज रिक्वायर फुल्ली क्वालिफाइड वर्कर्स एंड हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म नेसेसरी टास्क. सम एक्टिविटीज रिक्वायर ओनली वर्कर्स हु हैज फिजिकल कैपेसिटी, बट इन एवरी एक्टिविटी लेबर इज वाइडेड. लेबर मतलब श्रम, मेहनत। तो कोई भी फर्स्ट लैंड मिल जाने के बाद अब उस पर श्रम करने की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तब जाकर प्रोडक्शन एक्टिविटी होता है। तो लैंड के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो श्रम की होती है, और श्रम या तो आपका माने क्वालिफाइड वर्कर चाहिए, पढ़े लिखे चाहिए, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्क चाहिए, या फिर आपका केवल फिजिकल मेहनत मजदूरी वाला चाहिए। तो आप स्किल्ड लेबर भी हो, वर्कर की भी जरूरत पड़ सकती है, और अनस्किल्ड वर्कर की भी जरूरत पड़ सकती है। अब पुल बनाना है, सड़क बनाना है, और या मतलब फैक्ट्री में सामान को कैरी करना है, तो वहाँ पर आपको मतलब अनस्किल्ड लेवल की जरूरत पड़ेगी। और लेकिन मशीन वगैरह चलाना है, हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन चलाना है, कंप्यूटर चलाना है, तो फिर आपको वहाँ पर क्वालिफाइड वर्कर की जरूरत पड़ेगी। तो वर्कर की आपको जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो अनस्किल्ड हो या स्किल्ड हो। तो दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर। थर्ड वर्ड इज फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल में तीन तरह के आते हैं। फिजिकल कैपिटल माने भौतिक पूंजी, इसमें है आपको फिक्स्ड कैपिटल, अस्थाई पूंजी। अस्थाई पूंजी क्या है प्रोडक्शन में? टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। तो मशीन, औजार और ये जो बिल्डिंग्स हैं, इसको हम लोग अस्थाई पूंजी कहते हैं, क्योंकि एक बार ये प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज कर लेने के बाद ये
बहुत सालों तक आसानी से चलते हैं और ये जल्दी नष्ट नहीं होते हैं, इसलिए इसको फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। टूल्स एंड मशीन्स अरेंज फ्रॉम सिंपल टूल्स सच एज फार्मर प्लाउज टू सोफिस्टिकेटेड मशीन। ये जो टूल्स और मशीन्स होते हैं ये साधारण भी हो सकते हैं और बड़े बड़े भी हो सकते हैं। जनरेटर, टर्बाइन एंड कंप्यूटर्स आर सच टाइप्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स। फिजिकल कैपिटल में अब आपका वर्किंग कैपिटल आता है, कार्यशील पूंजी। Production requires a variety of raw materials like yarn used by the weavers and clay used by potters. Also, some money is always required during production to make payments and buy other necessary materials. तो प्रोडक्शन जब होता है तो उसमें कुछ रॉ मटेरियल्स की भी जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई जुला मतलब कपड़ा बुनने वाला बुनकर है तो उसे धागे की जरूरत पड़ेगी, और कोई पॉटर है तो उसे मिट्टी की जरूरत पड़ेगी, और फिर रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपको मनी की जरूरत पड़ेगी। तो प्रोडक्शन में आपको हमेशा रॉ मटेरियल और मनी की जरूरत पड़ती रहेगी, और इसी को हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर द वर्किंग कैपिटल एज अनलाइक टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग्स दीज आर यूज्ड इन प्रोडक्शन। तो रॉ मटेरियल मनी का हमेशा बराबर प्रोडक्शन में इसका जरूरत पड़ते रहता है, इसीलिए ये हमेशा आते रहता है, फिर खत्म होते रहता है, आते रहता है, यूज होते रहता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है वर्किंग कैपिटल। और फिक्स कैपिटल जो है, जो मशीन है, बिल्डिंग है, वो एक बार हम लोग उसका फिक्स कर देते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, तो बहुत सालों तक चलता है। Human capital, we can also say this is the fourth requirement. We will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce and output. तो मैंने पहले भी बताया कि लैंड भी हो जाएगा, लेबर भी हो जाएगा, फिजिकल कैपिटल भी उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन इन सभी को एक साथ जोड़ करके प्रोडक्शन करने वाला भी व्यक्ति होना चाहिए, इंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, तभी आपका ह्यूमन कैपिटल जरूरी है, अन्यथा ये प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो पाएगा। और these days these are called human capital. So every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as the factors of production. तो factors of production क्या क्या हुए? लैंड हुआ, लेबर हुआ, फिजिकल कैपिटल में दो हुए, फिक्स्ड और वर्किंग, और ह्यूमन कैपिटल चौथा हुआ। तो चार फैक्टर्स हैं और इन चारों को जोड़कर ही प्रोडक्शन किया जा सकता है। अब यहाँ एक फैक्ट्री है, आप यहाँ पर फैक्टर्स को देखिए, ये फैक्ट्री किसी ज़मीन पर लगी होगी, वो फिक्स्ड कैपिटल, ये मशीन है, ये फिक्स्ड कैपिटल, और ये यहाँ पर स्किल्ड लेबर है, ये मतलब लेबर का काम पूरा कर रहे हैं, और ये है रॉ मटेरियल आया होगा तो वो आपका वर्किंग कैपिटल होगा। तो इसमें सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, और कोई इसको स्थापना किया होगा तो वो ह्यूमन कैपिटल में आएगा। अब पालमपुर में फिर किस तरह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रोल प्ले है, क्योंकि पालमपुर में मेन एक्टिविटी तो फार्मिंग है, तो फार्मिंग में प्रोडक्शन, ये फैक्टर्स जो चारों हम लोगों ने पढ़ा, उसका क्या क्या रोल है हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंड इज फिक्स्ड, तो गांव में तो लैंड फिक्स है या पूरी धरती पर लैंड फिक्स है। तो फार्मिंग इज मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में जो है खेती सबसे महत्वपूर्ण काम है। 75% पॉपुलेशन आर वर्किंग इन फील्ड एंड फार्मर्स। तो गांव के लगभग, जैसे हर गांव में होता है 70 और 75%, 80% तक पॉपुलेशन फार्मिंग एक्टिविटी में लगी रहती है। बट देयर इज कॉन्स्टेंट राइज इन पॉपुलेशन, सो द वेस्ट लैंड आर कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल। लेकिन गाँव की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो गांव की जनसंख्या बढ़ रही है तो अधिक से अधिक खेतों में अन्न चाहिए। आज से 50 साल पहले जितने अन्न का जरूरत था देश में, अब उससे ज़्यादा चाहिए। तो जो वगैरह वेस्ट लैंड थे, मतलब परती भूमि थी, कुछ फॉरेस्ट भी कट गए, तो उसमें उस पर खेती शुरू हो गई। लेकिन इवन देन लैंड इज फिक्स्ड, देयर इज नो लैंड, नाउ देयर एग्जिस्ट नो लैंड टू कन्वर्ट टू कल्टिवेबल लैंड। अब पालमपुर गाँव में कोई ज़मीन बचा ही नहीं है कि उसको खेती योग्य बनाया जाए, खेती लायक किया जाए, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है। तो first factor, land is fixed in farming activities, but population is rising, so production is also needed to be increased. थोड़ा बहुत जो लैंड, वेस्ट लैंड था, उसको तो कन्वर्ट कर लिए, कल्टीवेबल लैंड में कृषि योग्य भूमि बना लिए, लेकिन अब क्या करें? तो खेती में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कोई उपाय है, क्या मेथड है, उसी जमीन पर प्रोडक्शन हम लोग अधिक प्राप्त कर सकें, क्या इसका कोई रास्ता है? तो है, दो मेथड्स हैं। Is there a way one can grow more from the same land? तो लैंड तो वही रह गया, उस पर फार्मिंग एक्टिविटी चल रही है, लेकिन क्या उस लैंड से प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है? तो है। Yes, there are two ways to increase the agriculture production on a same piece of land in a year. एक साल में उस लैंड से दो मेथड से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। पहला है मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग, दूसरा है मल्टीपल क्रॉपिंग। अब ये क्या क्या है इसको देखते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग, आधुनिक ढंग से खेती। अगर इफ वी यूज इनपुट लाइक
HYV seeds, high yielding variety seeds, fertilizer, modern farm machinery, pesticides and fungicides, खरपतवार नाशक और कीटनाशक, बेटर इरिगेशन फैसिलिटी, पंप सेट, कैनाल्स, इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स, द प्रोडक्शन इंक्रीजेस। अगर हम आधुनिक ढंग से खेती करते हैं जिसमें कि हम सबसे पहले अच्छे किस्म के बीज खेतों में लगाएंगे, हाई HYV सीड्स कहते हैं, अधिक उपज देने वाले सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इसको अधिक उपज देने वाला बीज कहते हैं। तो इसका यूज होगा, फर्टिलाइजर खाद का यूज होगा, मॉडर्न फार्म मशीनरी आधुनिक कृषि यंत्रों का, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर सबका यूज होगा, पेस्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स कीटनाशक और खरपतवार नाशक का यूज होगा, और बेटर इरिगेशन फैसिलिटी का यूज होगा, देन द प्रोडक्शन विल इंक्रीज। And this method has been applied in India very long ago. In the latter 1960s, the Green Revolution introduced in the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high-yielding varieties of HYV seeds. तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में 1960 के आसपास हाई यील्डिंग वैराइटीज सीड्स और मॉडर्न मेथड फार्मिंग का यूज हुआ था, जिससे कि वीट के प्रोडक्शन में हाईली इंक्रीज हुआ था, और इसी का नाम ग्रीन रिवोल्यूशन पड़ा था। ये मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग के कुछ पिक्चर्स दिए हुए आप देख सकते हैं कि इसमें आपका फर्टिलाइजर है, HYV सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, इरिगेशन फैसिलिटी में कनाल भी है, पंप सेट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, और फार्म मशीनरी का यूज हो रहा है। इतना हम खेत में लगाएंगे इनपुट, इस तरह का इनपुट डालेंगे, तब हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि पूरे इंडिया में हर जगह अभी एक समान रूप से इस तरह का इनपुट यूज नहीं हो रहा है, अभी भी कहीं पिछड़े ढंग से खेती हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट इज ऑलवेज ट्राइंग इट। दूसरा है हमारा प्रोडक्शन बढ़ाने का तरीका है मल्टीपल क्रॉपिंग, बहुफसलीय पद्धति। मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड। All farmers in Palampur grow at least two main crops, mainly are growing potatoes and the third crop. Agriculture season in a year is classified in three cropping season. तो अगर हम साल भर में उसी खेत से तीन तीन फसल लें तब तो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। देखिए हमारे इंडिया में फसल बोने के 3 सीजन है, लगभग 3 से 4 महीने के सीजन होते हैं। पहला 2 मेजर सीजन है आपका खरीफ और रबी, और एक बीच का सीजन होता है जायद। अगर साल भर में तीनों फसल लेते हैं या 2 फसल भी लेते हैं तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। रेनी सीजन जब आता है, जुलाई से अक्टूबर जब सीजन चलता है, इसको खरीफ सीजन कहते हैं। इसमें राइस मेनली बोया जाता है, राइस, ज्वार, बाजरा, मेज, कॉटन, शुगर केन, टबाकू, इसकी खेती पूरे इंडिया में होती है। या पालमपुर में के नज़र से मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे इंडिया के नज़र से बोल रहा हूँ कि रेनी सीजन की शुरुआत जब होती है तो खरीफ का सीजन शुरू होता है। जैसे ही मानसून आता है, अब जून आ गया, मानसून की बारिश शुरू हो गई, तो आपका रेनी सीजन आने से ही आपका खरीफ मौसम होता है। इसमें मेनली धान की बुआई होती है और उसके साथ ज्वार, बाजरा, मेज, मकई, कॉटन और शुगर केन की होती है। दूसरा विंटर जो सीजन होता है उसमें रबी की मतलब गेहूं का खेती ज़्यादा होता है। धान के लिए खरीफ और गेहूं के लिए रबी, ये अक्टूबर से मार्च तक होता है। तो वीट, बार्ली, ग्राम, मस्टर्ड, पल्सेस, तो जो दाल हैं, सरसों हैं और चना है और गेहूं है, ये सब रबी के सीजन में। उन फसलों को उसी तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, उसी तरह का टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए, तभी उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। इसीलिए अलग अलग सीजन बने हुए हैं। और समर सीजन जो मार्च से जून, जब बहुत सारे खेत खाली रहते हैं, मार्च से जून तक गर्मी, गेहूं की कटाई मार्च में हो जाती है, रबी सीजन की कटाई मार्च में हो जाती है, जून तक बहुत खाली भी रहते हैं, लेकिन उस समय भी वाटरमेलन, टोरिस, कुकुम्बर्स और कुछ सब्जी वाले और तरबूज, खरबूज और पत्तेदार सब्जियों की खेती की जा सकती है, जिसको जायद कहते हैं। तो दिस इज द मल्टीपल क्रॉपिंग वेयर वी ग्रो more than one crop or 2 crop in a year, that helps in increase the production. So there are 2 methods of increasing production in a same piece of land. One is modern method of farming and second is multiple cropping. कल्टिवेटेड एरियाज ओवर द ईयर, भारत में लैंड फिक्स है, लेकिन आप देख सकते हैं इसका एरिया धीरे धीरे बढ़ा है। 1950-51 में इंडिया में 129 मिलियन हेक्टेयर्स पर खेती होती थी और 1940-15 में आकर 155 मिलियन हेक्टेयर्स खेती पर हो रही है। ये पी माने प्रोविजनल डाटा है। तो कहने का मतलब कि भारत में खेती योग्य, कृषि योग्य भूमि में थोड़ा सा इजाफा हुआ। लैंड तो फिक्स है, फिर भी परती भूमि को, बंजर भूमि को, वेस्ट लैंड को, फॉलो लैंड को कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट किया गया है और देख सकते हैं कि 129 से लेकर 155 तक ये पहुंचा है। विल लैंड सस्टेन,
क्या हम लैंड रिसोर्स का इतना यूज कर रहे हैं, लैंड में प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं, मॉडर्न मेथड फार्मिंग करेंगे, 3 3 फसलें लेंगे, तो क्या लैंड की फर्टिलिटी मतलब कायम रह पाएगी, या लैंड में कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं। लैंड बीइंग नेचुरल रिसोर्स इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन यूज। तो खेती के लिए जो हम लोग लैंड यूज करते हैं ये नेचुरल रिसोर्स है और इसके यूज में हमें सावधानी भी बरतनी है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैव सजेस्टेड दैट मॉडर्न मेथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज। मॉडर्न मेथड का यूज ज़्यादा पंजाब हरियाणा साइड में हुआ, ज़्यादा इरीगेशन और ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज करने से वहाँ के मिट्टी में मतलब एल्कलाइन हो गया है, मिट्टी में नमक की मात्रा ज़्यादा हो गई है और मिट्टी ऊसर हो गई है, अब उसमें प्रोडक्टिविटी घट रही है। तो हम ज़्यादा मॉडर्न मेथड फार्मिंग में ज़्यादा इरीगेशन और ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज नहीं कर सकते। ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो ये केमिकल फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज करने से ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान पंजाब हरियाणा क्षेत्रों के मिट्टी में फर्टिलिटी में कुछ कमी आई है। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड? अब पालमपुर विलेज में टोटल कितने फैमिली है? 440 फैमिली है। और उनके बीच में लैंड का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसी तरह से गांव में लोगों के पास लैंड होते हैं। लैंडलेस फार्मर 150, मोस्टली दलित लोग हैं, लैंडलेस होते हैं। तो किसी भी गांव में जो दलित लोग होते हैं वो लैंडलेस फार्मर होते हैं और यहाँ पर इसकी संख्या 150 है। उनके पास कुछ ज़मीन नहीं है, केवल मजदूरी करके ही अपना गुजारा करते हैं, चाहे खेतों में फसल कटाई में मजदूरी करें या फिर आजकल तो शहरों में लोग जाते हैं मजदूरी करने, और गांव से तो आजकल लोग तो विदेश भी जा रहे हैं मजदूरी करने। तो अब समय बहुत चेंज हो गया है, बट लैंडलेस लेबर होते हैं पहला, और इसकी संख्या 150 है पालमपुर में। स्मॉल फार्मर, ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो होते हैं स्मॉल फार्मर होते हैं। यहाँ पर 450 में 250 फैमिलीज जो है वो स्मॉल फार्मर है और जिसके पास खेत 2 हेक्टेयर से भी कम है। तो ऐसे किसान जिसकी ज़मीन 2 हेक्टेयर से भी कम है उसकी संख्या 240 है। मतलब अमूमन भारत के हर गांव में स्थिति ऐसे ही मिलती है कि स्मॉल फार्मर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अब ज़मीन किसी के पास बचा ही नहीं। अब जमीन की बंटवारा होते होते बहुत कम बच गया। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स का 60 फैमिली है जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है। मध्यम किसान जो है वो 60 फैमिली है मात्र। और लार्ज फार्मर्स जो लैंड लॉर्ड जिसके पास बहुत ज़मीन होती है वो मतलब 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है, वो बहुत गिनती के होते हैं, 2 4 5 होते हैं गाँव में। तो इस तरह से टोटल 450 फैमिली में लैंडलेस लेबर जो है वो 1/3 हो जाता है, 150 होता है। फिर स्मॉल फार्मर ज़्यादा होते हैं 240 जिसका 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, और मीडियम फार्मर जो है वो 60 फैमिली है, और लार्ज फार्मर की तो गिनती उंगलियों पर होती है जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है। ये कुछ आपका फार्मिंग एक्टिविटी दिखाया गया है कि मतलब अब देखिए ये हार्वेस्टिंग हो रही है, कटाई हो रही है फसल की हाथ से, और ये प्लाइंग हो रही है। अब तो बैल का यूज़ नहीं होता है लेकिन दिखाया गया है, उस बहुत पहले का स्टडी है। ये स्प्रेइंग हो रहा है, मतलब कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा है, ये बीज बोया जा रहा है, ये ट्रैक्टर से जुताई हो रही है। ये सब अलग अलग दिया हुआ सोइंग, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्ट्स, कल्टीवेशन बाय ट्रेडिशनल मेथड, ये हसुआ से सिकल से कटाई होती है, अभी भी गाँव में होती है। अब तो बड़े बड़े हार्वेस्टर मशीन आ गए हैं लेकिन फिर भी लोग हाथ से काटते हैं फसल। हु विल प्रोवाइड द लेबर? गाँव में खेती के लिए लेबर की भी जरूरत पड़ती है। आफ्टर लैंड लेबर इज नेक्स्ट मोस्ट नेसेसरी फैक्टर इन कल्चर। तो लैंड के तो बारे में हम लोग ने जान लिया कि ठीक है लैंड गांव में फिक्स्ड है, थोड़ी बहुत लैंड का इंक्रीज हुआ है। इंडिया के भी लेवल पर हम लोगों ने पढ़ा कि थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। और लैंड के में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है विलेज पालमपुर में उसका भी हम लोगों ने पढ़ा कि लार्ज लैंड लॉर्ड तो बहुत कम है, लैंडलेस लेबर 150 हैं, और मतलब आपका 60 जो है वो मीडियम मतलब लैंडलॉर्ड हैं, और 240 जो है लैंड वो फैमिली जो है वो जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। तो अब लैंड के बाद लेबर आता है, तो लेबर कहाँ से आएगा या लेबर का फैक्टर? तो स्मॉल फार्मर्स अलोंग देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ओन लैंड। तो छोटे छोटे किसान होते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही खेती का सारा काम कर लेते हैं। कटिंग कॉस्ट ऑफ, उनको लेबर का पैसा देने के लिए उनके पास नहीं होती है, तो वो अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर फसल की बुआई कटाई सब कर लेते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फार्म लेबर टू वर्क ऑन। और जो मीडियम और बड़े बड़े किसान होते हैं वो मजदूरी पर अपने यहाँ खेतों में मजदूर को लगाते हैं। फार्म लेबर कम फ्रॉम लैंडलेस फार्मर्स और फार्मर्स कल्टिवेटिंग स्मॉल फील्ड्स। तो जो फार्म लेबर होते हैं या तो लैंडलेस लेबर वो काम करते हैं, या फिर जो छोटे छोटे किसान होते हैं वो भी फार्म
लेबर का काम करते हैं। तो लेबर का मतलब यहाँ बताया गया है कि लैंडलेस लेबर होते हैं वो फार्म एक्टिविटी में काम करते हैं, और लेबर लगाने का काम दो ही लोग करते हैं, या तो मीडियम फार्मर या लार्ज स्केल फार्मर। बड़े किसान होते हैं या मध्यम किसान वही लेबर का यूज करते हैं, बाकी छोटे किसान तो खुद ही सारा काम करते हैं, उनके पास लेबर के देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। लैंडलेस लेबर और स्मॉल फार्मर एज ए वर्क एज ए लैंड फार्मिंग लेबर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड एरिया ऑफ फार्मर्स, तो आपको दिखाया गया कल्टिवेटेड एरिया है, इसमें मार्जिनल स्मॉल फार्मर लेस देन 2 हेक्टेयर, जिसका ज़मीन लेस देन 2 हेक्टेयर है, और वो आप देख सकते हैं इसका कलर दिखाया हुआ है। और मीडियम एंड लार्ज फार्मर जो है वो 2 हेक्टेयर से जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उसका परसेंटेज दिखाया गया है। तो देखिए मतलब इंडिया में 85%, ये इंडिया का है, पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2017, स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 2017, डिपार्टमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। तो भारत के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ये छपा था कि मतलब 2 हेक्टेयर से कम लैंड वाले फार्मर जो इंडिया में 85% है, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले फार्मर मात्र 15% है। ये स्थिति है। कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, फार्मिंग में कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो मोस्ट स्मॉल फार्मर बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। तो जो छोटे छोटे किसान होते हैं वे पैसा उधार भी लेते हैं, वो मतलब उधार पर चलाने वाले लोग सेठ साहूकारों से लेते हैं, व्यापारियों से लेते हैं अपने कल्टीवेशन के समय बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज वेरी हाई। ये छोटे छोटे किसान जो लोन लेते हैं गाँव के सेठ साहूकारों से या व्यापारियों से, इसका इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। बैंक से भी गवर्नमेंट किसान क्रेडिट कार्ड बनाती है, इन पर ध्यान देती है, और उसमें भी अब बढ़ोतरी हुई है। द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग, दे आर thus able to arrange for capital। और मध्यम और बड़े किसान होते हैं उनके घर उनकी खुद की पूंजी होती है, उनको पैसा उधार नहीं लेना पड़ता है। Sale of surplus farms products. The wheat the farmers produce from the land is retained in part for their family and consumptions, and they sell the surplus। तो जो किसान होते हैं उनके पास जो उपज से ज़्यादा बचता है उसको अपना वो सरप्लस जो होता है, मतलब मोर देन देयर नीड, इट इज सेल्ड इन द मार्केट। ओनली द मीडियम एंड लार्ज फार्मर सप्लाई विट टू द मार्केट। तो जो मध्यम और बड़े किसान हैं वही केवल बेच पाते हैं, छोटे छोटे जो 2 हेक्टेयर से कम है उनके पास तो उतना सरप्लस होता भी नहीं। नन फार्मिंग एक्टिविटीज़, अब विलेज पालमपुर में कुछ नन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी है। वो क्या है? 25% ऑफ पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर इंगेज इन नन फार्मिंग एक्टिविटीज़। तो नन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में भी 25% लोग इंगेज हैं। पहला है डेयरी फार्मिंग, गाय का दूध मतलब सेल करना, गाय पालना और सेल करना। तो डेयरी इज़ कॉमन एक्टिविटी ऑफ पीपल इन नन फार्मिंग एक्टिविटी। तो गाय तो अमूमन किसान रखते ही हैं, और आजकल गवर्नमेंट ने हर पंचायत में डेयरी का प्रोजेक्ट खोला है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अमूल डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गुजरात से शुरू हुआ था। बिहार में तो इसका नाम है सुधा डेयरी, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मतलब कि इसका कोई मालिक नहीं है, सभी लोग इसके सदस्य होते हैं, और मतलब गांव लेवल से दूध को इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको मतलब मार्केट में, टाउन में बेचा जाता है, और फिर प्रॉफिट सब में बढ़ जाता है। तो डेयरी इज कॉमन एक्टिविटी ऑफ पीपल इन नन फार्मिंग कैटेगरी। तो नन फार्मिंग कैटेगरी में गांव में सबसे जो इंपॉर्टेंट वो डेयरी है। द मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड एट नेबरिंग सिटीज एंड टाउन्स एट गुड प्रॉफिट्स। तो मिल्क और मिल्क से बने हुए जो सामान है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, वो सब अगल बगल के शहरों में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं बेचना किसान, क्योंकि वहाँ पर उनको ज़्यादा रेट मिलता है। डेयरी में दूध देने से उनको कम रेट मिलता है। दिस इज़ मेन ऑक्यूपेशन फॉर पीपल इन रेनी सीजन इन पालमपुर। तो पालमपुर में जब रेनी सीजन चलते रहता है तो बहुत सारे किसान यही काम करते हैं। देखिए ये डेयरी फार्म है, गायों का पालन हो रहा है, और ये साइकिल पर दूध लेकर शहर जाकर बेचना, ये बिहार में भी बहुत आपको देखने को मिलता है। तो हर गाँव की ये स्थिति है। कुछ लोग ये नर फार्मिंग एक्टिविटी में संलग्न है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे छोटे कल कारखाने, उद्योग धंधे, घरेलू उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री, जिसमें घर के ही सदस्य मिलकर कोई काम करते हैं। एट प्रेजेंट लेस देन 50 फैमिलीज आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग। तो पालमपुर में भी 50 फैमिली है जो इसमें एंगेज हैं। इन्वॉल्व सिंपल प्रोडक्शन टेक्निक्स, छोटा छोटा उनको हाथ का श्रम चाहिए, छोटा छोटा टेक्निक चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। दे डन एट होम इन देयर फील्ड्स विद फ्रॉम देयर हेल्प ऑफ फैमिलीज। तो घरों में या घर में या फिर खेतों में इस तरह का प्रोडक्शन वो परिवार के सदस्यों से मिलकर ही कर लेते हैं। और ये देखिए ये बुनाई का काम कर रही है महिला, अगरबत्ती बना रही है महिलाएं। और इधर देखिए पॉटर है, अपना पॉट्स बनाया हुआ है। ये देखिए
तेल निकालने वाली मशीन है, सरसों का तेल, और ये देखिए कुछ लकड़ी का सामान बनाया। तो इस तरह से छोटे छोटे मतलब कॉटेज इंडस्ट्री भी होते हैं, गाँव में लोग काम करते हैं, फिर शहरों में उसको बेच देते हैं। इसमें कम पूंजी की जरूरत पड़ती है और फैमिली मेंबर के हेल्प से ये काम कर लिया जाता है। शॉपकीपिंग, कुछ लोग गांव में दुकानदारी का भी काम करते हैं। पीपुल इन्वॉल्व इन ट्रेड आर नॉट मेनी इन पालमपुर, तो गांव में व्यापार करने वाले बहुत कम होते हैं। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स, यहाँ पालमपुर विलेज में जो है कुछ व्यापारी हैं जो कि दुकान चलाते हैं। वी कैन सी स्मॉल जनरल स्टोर्स विथ सेल अ होल रेंज ऑफ राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, नन बुक, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, पेन्स, पेंसिल्स एंड इवन सम क्लॉथ मटेरियल्स। तो गांव में मामूमन हर तरह की चीज़ें मतलब उसमें होती हैं कि दुकान में, उसमें मतलब आपका गेहूं चावल से लेकर चाय पत्ती तेल से लेकर पेन पेंसिल बैटरी सब कुछ मिलता है, क्योंकि थोड़ा शहर दूर पड़ता है तो गांव के लिए हर चीज़ वहीं रेडिली अवेलेबल रखना पड़ता है। तो इस तरह से दुकान के भी एक्टिविटी में लोग अपना एक्टिविटी करके अपना गुजारा करते हैं, जीवन यापन करते हैं। ट्रांसपोर्ट फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि अब सड़कें सभी जगह सड़कें अच्छी बन रही है, चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही है, 4 लेन सड़कें बन रही है, और लोगों का जीवन गांव में भी अब फास्ट होते जा रहा है, और वहाँ गांव से भी लोगों को अब स्कूल कॉलेज या बहुत जगह जाना रहता है। तो अब देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स इन पालमपुर में भी यही बात है। अब ट्रेडिशनल व्हीकल्स भी अभी हैं, जैसे कि तांगा है, तांगा वो टमटम जिसे कहते थे, अब लेकिन इसकी संख्या घट रही है। देयर आर रिक्शा, तांगा, जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, ट्रेडिशनल बोलो कार्ट्स एक्सेट्रा। तो बैलगाड़ी भी मिल जाता है, तांगा भी मिल जाता है, रिक्शा भी मिल जाता है, ऑटो भी है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर लास्ट सेवरल ईयर्स। तो आजकल बहुत लोग ट्रांसपोर्टेशन में अपना गाड़ी खरीद कर चला रहे हैं भाड़े पर, और इस सेक्टर में बहुत लोग आए हैं। सामान ढोने के लिए मतलब आपका पिकअप जैसी गाड़ियाँ या ट्रक या ट्रैक्टर का भी यूज होता है। आप देख सकिए बस भी है, ट्रांसपोर्टेशन के लोग बस से भी जा रहे हैं, ट्रैक्टर से भी होता है, जीप से भी होता है। तो इस तरह से फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है ट्रांसपोर्टेशन, और हर गांव में आप देख सकते हैं कि अब लोगों का तो पर्सनल व्हीकल भी है, लेकिन फिर भी लोग बस बहुत चलने लगी है, जीप वगैरह चलती है, छोटी छोटी गाड़ियां चलती है, ऑटो चलते हैं। बुल्लो कार्ट अब तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन उस समय का दिया है कि बुल्लो कार्ट भी तांगा जैसे आरा टाउन में चलते थे, लेकिन एनीवे इस तरह की मिलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कुछ पिक्चर्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ये वाटरमेलन, ये सब जायद की फसलें हैं। सीन्स ऑफ विलेज का सीन देख सकते हैं। ओल्ड में हार्वेस्टिंग जो है, ये देखिए ये मशीन से हार्वेस्टर हो रहे हैं, गांव में आजकल आकर हार्वेस्टिंग करते हैं, फसलों की कटाई करते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के सीड्स हैं, आप देख सकते हैं। ओल्ड मेथड का ये प्लॉइंग होता था, अब आजकल आधुनिक वेड में ट्रैक्टर से होता है। तो इस तरह से नाउ वी कम टू नो अबाउट द होल चैप्टर। मेनली we studied 2 things. First, we studied that what are the factors of production, and we came to know that there are 4 factors of production. First is land, second is labor, third is fixed capital. Fixed capital has 2 categories. One is physical capital. It has 2 categories. Fixed capital, that includes land, building machines, and the working capital includes money and raw materials. And the 4th one that is very important, that is human capital. Human capital arrange all these 3 factors and put together, then production is made. So after combination of all these 4 factors, production is possible. अगर ये चारों चीज एक साथ नहीं मिलेगी तो प्रोडक्शन संभव नहीं होगा। फिर हम लोग विलेज पालमपुर में एग्रीकल्चर में किस तरह से प्रोडक्शन होता है, वहाँ हम लोगों ने देखा कि लैंड फिक्स्ड है, वो स्थिति इंडिया के लिए भी है। तो लैंड तो थोड़ा बहुत जो फॉलो लैंड मतलब परती भूमि, और मतलब बैड लैंड जो बंजर भूमि थी, वेस्ट लैंड, उसको थोड़ा बहुत तो कल्टिएबल लैंड कृषि योग्य बनाया गया, लेकिन दैट इज नॉट एनफ। So there is need to increase the production of agriculture crops. तो खेती में प्रोडक्शन तो बढ़ाना है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। So there are 2 methods to increase the production of crops on the same piece of land. एक ही जमीन के टुकड़े से, ये क्वेश्चन भी आता है कि एक ही जमीन के टुकड़े से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं। तो 2 हैं, मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग एंड multiple cropping. Modern method farming is the using input like HYV seeds, fertilizer, pesticide, fungicide, better irrigation facilities. Then automatically the increase in production is made. And we have also witnessed during 1960 Green Revolution was the result of modern method of farming.
And then the multiple cropping is that growing and harvesting more than two crops in a agriculture year on the same piece of land is called multiple cropping. And accordingly we should know that three types of cropping seasons are there in India. First is Rabi season, which is starts in October and the crops is harvested in March. Then second is at the beginning of rainy season, that is called the Kharif season, mainly rice is grown. And third is from March to May, that is called Jayad, and watermelon and some leafy vegetables are produced during this period. Then we also came to know some non-farming activities. And non-farming activities, people engaged in dairy farming, people are engaged in transportation activities, people are engaged in household industry, a small scale industry. So in this way we come to know about a very important factor of economy, aspect of economy, that is production. And we took the example of a hypothetical village, Palampur, to understand that how is production made in all over India, how the land is distributed among the farmer in any village, how the production is made in any village, how the farmer takes borrowing money from the for their capital need, and how the transportation is available in the village sites. So okay, I think you might have got few ideas from this chapter and it will be helping to you. All of you, thank you to all of you.